दोस्तों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जानी मानी सिंगर आशा भोसले जी अब हमारे बीच मौजूद नहीं रहीं। 12 अप्रैल 2026 संडे के दिन लगभग 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और जो मधुर और सुरीली आवाज हमें लगातार लगभग 8 दशकों से भी ज्यादा सुनने के लिए मिलती रही, वो अब शांत हो गई है। और लगभग 8 दशकों तक आशा भोसले जी ने बॉलीवुड में नए और पुराने हर तरह के गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। वो एक ऐसी सिंगर रहीं जिन्होंने समय के हिसाब से बदलते हुए म्यूजिक को समझा और उसके हिसाब से अपनी आवाज में भी वेरिएशन किए। जहां एक तरफ उनके द्वारा गाए गए कई दर्द भरे गाने लोगों ने सुने और इनको पसंद किया, तो वहीं दूसरी तरफ आशा जी ने कई पॉप कल्चर और डिस्को वाले गाने भी गाए। और आज जब भी रेडियो या टीवी पर उनके गाने सुनने के लिए मिलते हैं तो लोग इन गानों को सुनते टाइम पर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी उम्र लगभग 92 साल की रही और इसमें से लगभग 85-86 साल तक वो लगातार गाने गाती रहीं। और उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 20 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं के 13,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। और ये आज भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना हुआ है किसी आर्टिस्ट के द्वारा अपने पूरे करियर में इतने ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का। और इसके लिए आशा भोसले जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने इतने लंबे करियर में अलग अलग उपलब्धियों के लिए नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण जैसे न जाने कितने अवार्ड जीते हैं। और वो तब से बॉलीवुड में गाने गाती आ रही हैं जब हम और आप तो ठीक है, शायद हमारे पिताजी तक पैदा नहीं हुए होंगे। तो ऐसी महान सिंगर को सबसे पहले तो हमारे बॉलीवुड फ्लैशबैक परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और भले ही आज आशा जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए सदाबहार गाने हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच रहेंगे। हालांकि ये कड़वा सच ये है कि दूर से देखने में आशा जी की लाइफ इतनी अच्छी लगती है, उन्हें इतने सारे लोगों ने पसंद किया और उन्होंने अपने पूरे जीवन में वो सारी उपलब्धियां हासिल की जिनमें से कोई एक उपलब्धि भी लोग अपने जीवन भर में हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो बात भी सच है कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। और आशा भोसले जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ हमें इतनी अच्छी नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ इतनी दर्द भरी और इतनी दुखद रही कि आज भी लोग ये बोलते हैं कि भगवान आशा भोसले जैसा जीवन किसी को ना मिले। और कहीं न कहीं शायद खुद आशा भोसले जी भी ऐसा ही मानती थीं। और कहीं न कहीं आशा भोसले जी को अपनी जिंदगी के हर कदम पर बिल्कुल सीता के जैसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कैसे उनकी खुद की सगी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया था और लगभग 12 सालों तक इन दोनों के बीच में बात तक नहीं हुई। आखिर क्यों कई बार आशा भोसले जी के ऊपर चरित्रहीन होने के समय समय पर आरोप लगे, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आखिर क्यों आशा भोसले को इंडियन सिनेमा की सबसे सेल्फिश सिंगर माना जाता है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और न जाने कितने लोगों का उन्होंने फायदा उठाया और अपने करियर को बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ न जाने कितनी आने वाली नई सिंगर के करियर को भी उन्होंने दबा दिया। हालांकि ऐसा मानना है कि कर्मों की सजा भी भगवान इसी जन्म में कहीं न कहीं दे देता है। तो आशा जी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब आगे चलकर उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी ने अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लिया था। आखिर किस बात पर आशा भोसले जी ने जानी मानी एक्ट्रेस साधना को उनके मरते दम तक तड़पाया, जिनके लिए कभी आशा भोसले जी ने खुद गाना गाया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और क्यों मरते मरते साधना जी आशा भोसले को बद्दुआ ही देके गई हैं। आखिर क्यों आशा भोसले ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद में अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, और बेचारी को जगह जगह जाकर इस बारे में इंटरव्यू देकर बताना भी पड़ा। क्यों आशा भोसले की सगी बहनों ने जिंदगी भर उनसे नफरत की है। तो आज अपने इस वीडियो में हम आशा भोसले जी की जिंदगी से जुड़ी हुई कई ऐसी दर्द भरी बातें आपको बताने वाले हैं जो सुनने में बहुत ही कड़वी हैं, लेकिन सच हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। तो कहानी शुरू होती है दीनानाथ मंगेशकर से, जो एक एक्टर थे, थिएटर आर्टिस्ट थे और कई जगह पर उन्होंने गाने भी गाए। लेकिन उनका जीवन काफी संघर्ष भरा रहा, उन्हें वो पहचान और वो सफलता नहीं मिल पाई। उनकी 2 शादियां हुई। पहली वाइफ थी नर्मदा और शादी के टाइम पर दीनानाथ मंगेशकर 21 साल के थे और उनकी पहली पत्नी 19 साल की थी। दोनों की आगे चलकर एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है लतिका, लेकिन आगे चलकर लतिका की मृत्यु हो जाती है और इसके मात्र कुछ ही दिनों बाद उनकी पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद दीनानाथ मंगेशकर की शादी हो जाती है उनकी पहली पत्नी की छोटी बहन से, जिसका नाम था सेवंती। कुछ वैसा ही जैसा कि हम आपके हैं कौन और नदिया के पार जैसी फिल्मों में होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाता है। खैर, दूसरी शादी से उन्हें टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिनका नाम था हेमा, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। लेकिन दीनानाथ मंगेशकर अपनी पहली बेटी को नहीं भूल पाए थे, जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम उसी के नाम की याद में लतिका रख दिया, जिनको आगे चलकर लता जी के नाम से जाना जाने लगा।
जो परिवार में सबसे बड़ी रहीं। लेकिन जब लता मंगेशकर लगभग 12 साल की थीं, तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद में इस परिवार के ऊपर अब बहुत ज्यादा बोझ आ गया और पूरे परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा था। तो लता मंगेशकर इनमें से सबसे बड़ी थी और लता मंगेशकर ने आगे आकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उस समय लता मंगेशकर लगभग 12 साल की थीं और इतनी कम उम्र से ही उन्होंने गाना गाना शुरू किया और अपने पूरे परिवार को संभाला। इन सभी भाई बहनों की उम्र में लगभग 2-2 साल का गैप रहा, जहां लता मंगेशकर से 2 साल छोटी थी मीना, मीना से 2 साल छोटी थी आशा, आशा जी से 2 साल छोटी थी उषा मंगेशकर और उषा से 2 साल छोटे थे हृदयनाथ मंगेशकर। और यहाँ पर आपको बता दें कि वैसे तो ये सारी ही बहनें बेहतरीन सिंगर थीं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली जो सफलता लता मंगेशकर और आशा भोसले को मिली वो किसी और को नहीं मिली। उस समय जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो लता मंगेशकर जी गाने गाने लगी थी और परिवार का पूरा खर्च उठाने लगी थी। तो उन्हीं के कदमों पर चलते हुए आशा जी भी पीछे आईं, जो उस समय लगभग 9 साल की थी और उनकी आवाज भी बहुत ही मधुर थी। और उन्होंने अभी आगे चलकर अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का साथ दिया और कई गाने गाना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने करियर का पहला गाना गाया साल 1943 में एक मराठी फिल्म माझा बल के लिए। और इसके बाद उन्होंने कई और मराठी गाने गाए और फाइनली साल 1948 में उन्होंने अपने करियर में पहला हिंदी गाना गाया। ये हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया का एक गाना था। हालांकि आपको बता दें कि आशा जी की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा गाने नहीं मिल रहे थे। उस जमाने में सबसे बड़ा नाम था गीता दत्त, शमशाद बेगम और खुद इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का। और आलम यह था कि लगभग सारे ही म्यूजिक कंपोजर्स अक्सर अपनी फिल्मों में इन्हीं से गाने गवाते थे, जो उस समय की बिल्कुल टॉप सिंगर्स थीं। तो ऐसे में आशा जी के पास में गाने ही नहीं आते, या अगर गाने आते भी थे तो वो गाने आते थे जो या तो ये तीनों ही सिंगर गाने से मना कर देती थी, या गाने कुछ ऐसे होते जो इनके लेवल के नहीं होते। इसके अलावा कई बी और सी ग्रेड की फिल्मों के गाने आशा भोसले जी के पास में आते। खैर, ऐसे में भी आशा भोसले ने हार नहीं मानी और इन गानों को वो गाती चली गईं। और आगे चलकर 50 के दशक में उन्हें कई वैम्प वाले गाने गाने के लिए मिले, जो गाने या तो लता मंगेशकर जी छोड़ देती या फिर गीता दत्त छोड़ देती, क्योंकि उन दिनों ये गाने अच्छे नहीं माने जाते थे और लता मंगेशकर और गीता दत्त जैसी अच्छी गायिकाएं अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए इन गानों को नहीं गाती थीं। तो इनके द्वारा रिजेक्ट किए गए गाने आते थे आशा भोसले जी के पास में, जो गाने आशा भोसले गाती। खैर, उस समय ऐसे रिजेक्टेड गाने ही सही, लेकिन आशा भोसले ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अपनी पहचान बना तो ली थी, जहां कोई भी म्यूजिक कंपोजर अगर ऐसे गानों को कंपोज करता तो वो आशा भोसले के पास में ही आता। हालांकि आगे चलकर कई आरोप आशा जी के ऊपर ये भी लगाए गए कि वो गीता दत्त की आवाज को कॉपी करती हैं और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करती हैं। खैर, इन सारे आरोपों को आशा जी ने दरकिनार किया और वो गाने गाती चली गईं। आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि गीता दत्त धीरे धीरे गायकी से दूर होती चली गईं और धीरे धीरे गुमनाम होती चली गईं। तो ऐसे में आशा भोसले के पास में अब गाने के लिए कई गाने आने लगे और आगे चलकर आशा भोसले ने ओपी नैयर, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और न जाने कितने सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ में एक से बढ़कर एक गाने गाए, जो सारे गाने आइकॉनिक बने हुए हैं। और आशा जी धीरे धीरे बॉलीवुड की टॉप सिंगर बन गईं। और 70s, 80s और 90s में शायद ही कोई ऐसा म्यूजिक कंपोजर रहा हो जिसने कभी आशा भोसले से गाने न गवाए हों। आशा भोसले जी की आवाज की सबसे खास बात ये थी कि वो अपनी आवाज में काफी वेरिएशन लाती थीं। आलम यह था कि जब वो दर्द भरे गाने गाती तो लोग इन गानों को सुनते टाइम पर उनके साथ में रोने भी लगते थे, और जब वो पॉप कल्चर वाले गाने गाती तो लोग उनके साथ में गानों पर झूम उठते थे। इसके अलावा चाहे रोमांटिक गाने हो, हैप्पी मूड वाले गाने हो या फिर क्लासिकल गाने हो, आशा जी ने हर गानों को बखूबी गाया। आलम यह था कि जब उनका करियर बिल्कुल पीक पर चल रहा था और उनके पास में गानों की लाइन लगी हुई थी, तो ऐसे में आशा जी एक दिन में लगभग 8 से 10 गानों को भी रिकॉर्ड कर लेती थीं। उनकी खासियत ये थी कि वो ज्यादातर गाने केवल एक टेक में ही गाती थीं और गाने के बीच में उन्हें ब्रेक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नहीं तो आजकल के सिंगर एक एक लाइन के बाद में ब्रेक लेते हैं और हर एक लाइन को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आशा जी के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि अगर गाने को बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो किसी गाने का म्यूजिक कितना भी मुश्किल रहा हो, उसके लिरिक्स कितने भी कठिन रहे हो, आशा जी पहले इस गाने की प्रैक्टिस करती और बाद में स्टूडियो जाकर सीधे इस गाने को एक ही बार में रिकॉर्ड कर लेती। यही उनकी खासियत रही है। खैर, उनका गायकी में करियर कैसे आगे बढ़ा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने बहुत ही कम उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और वो ताउम्र कुमारी रही और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए ही समर्पित कर दिया था।
और उनकी छोटी बहनों मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने हमेशा लता मंगेशकर की बात मानी। उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने भी हमेशा लता मंगेशकर की ही बात मानी। लेकिन कहीं न कहीं आशा भोसले जी एक बगावती तेवर की रही हैं और उन्होंने बचपन से ही ऐसी कई चीजें की जो शायद लता मंगेशकर को पसंद नहीं आती। जब लता मंगेशकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थीं, तो ऐसे में उन्होंने ये चाहा कि उनके सारे भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो उन्होंने आशा भोसले का नाम भी स्कूल में लिखवाया, लेकिन आशा भोसले जी ने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान उन्होंने गायकी के ऊपर लगा दिया। खैर, ये बात चल ही रही थी कि आगे चलकर लगभग 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे कि पूरे मंगेशकर परिवार में एक भूचाल आ गया। हुआ ये था कि उस समय आशा भोसले को उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से प्यार हो गया था। हालांकि उस समय गणपतराव भोसले उनसे लगभग 20 साल बड़े थे और आशा भोसले मात्र 16 साल की ही थी। गणपतराव भोसले अक्सर लता मंगेशकर जी के साथ में उनके घर पर आते रहते और उनका अक्सर उनके साथ में उठना बैठना लगा ही रहता। ऐसे में आशा भोसले ने गणपतराव को काफी करीब से देखा और उनके लिए उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। और जब ये बात उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को पता चली तो पहले तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आशा भोसले को खरी खोटी सुनाई, जहां तक कि उन्हें कई बार ये समझाने की कोशिश की कि गणपतराव भोसले उनसे बहुत बड़े हैं और ये शादी नहीं चल पाएगी और इतनी कम उम्र में अभी उन्हें प्यार करना शोभा भी नहीं देता है, उन्हें अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जवानी के जोश में बड़ों की सलाह हमेशा बुरी ही लगती है और उनके द्वारा बोली गई बातें बिल्कुल तीर के जैसी चुभती हैं। तो उस समय लता मंगेशकर के कई बार उन्हें समझाने के बाद भी आशा जब नहीं मानी और उन्होंने गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली और एक अलग घर में गणपतराव भोसले के साथ में रहने लगी और यहीं से उनका सरनेम हो गया आशा मंगेशकर से आशा भोसले, जो सरनेम ताउम्र उनके साथ में रहा। खैर, इतनी कम उम्र में उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली और मंगेशकर परिवार के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए और लता मंगेशकर ने अपने सेक्रेटरी पद से गणपतराव भोसले को भी हटा दिया। अब ये दोनों अपने एक अलग ही घर में रहने लगे और अब गणपतराव भोसले के पास में कोई नौकरी भी नहीं बची। खैर, शादी के कुछ दिनों बाद तक तो ये दोनों प्यार से रहे, लेकिन जब आगे चलकर आर्थिक तंगी ने इनके घर के दरवाजे खटखटाए तो प्यार घर के पीछे की खिड़की खोलकर उड़ गया और धीरे धीरे आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि ये घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। गणपतराव भोसले की नौकरी चली जाने के बाद में उन्होंने एक भी रुपए नहीं कमाया और वो आशा भोसले को फोर्स करने लगे कि वो गाना गाएं और पैसे कमा कर लाएं, और अगर आशा भोसले ऐसा करने से मना करती तो वो उनके साथ में मार पिटाई भी करते। और धीरे धीरे आशा भोसले जब थोड़ी बड़ी होती जा रही थी तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो इस शादी में फंस गई हैं और गणपतराव भोसले ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको बता दें कि गणपतराव भोसले तक तो ठीक था, वो उन्हें मारते थे, लेकिन आगे चलकर गणपतराव भोसले के भाई और उनके परिवार वाले भी ऐसा करने लगे, जिसके बाद आशा भोसले को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी थी। यहाँ तक कि मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता कि आशा भोसले को ये लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। उन दिनों आशा भोसले इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने कई बार अपनी बहन लता मंगेशकर से इस बारे में बात करने की कोशिश की और मिलने की भी कोशिश की, लेकिन गणपतराव भोसले और उनके परिवार ने उनके ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी कि आशा भोसले कभी लता मंगेशकर से उस दौरान नहीं मिल पाईं। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी लगभग 11 साल तक चली और आशा भोसले लगभग 11 साल तक ऐसे घुट घुट के जीती रहीं। उस समय तक आशा भोसले और गणपतराव भोसले के 2 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लेकिन जब गणपतराव भोसले के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो आशा भोसले ने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया और एक दिन अचानक रात को वो घर छोड़कर ही चली गईं, अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर। आपको बता दें कि आशा भोसले उस समय प्रेग्नेंट भी थीं, तो 2 बच्चे उनके साथ में थे और एक बच्चा उनके पेट में था। और ऐसे में अब रात के समय में आशा भोसले आखिर कहाँ जाती, तो वो अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के घर चली गईं। और आधी रात को अपनी बहन आशा को ऐसी हालत में देखकर लता मंगेशकर ने तुरंत उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया और आशा भोसले ने उन्हें पूरी बात बताई कि वो घर छोड़कर अब आ गई हैं और अब से यहीं रहेंगी। खैर, आशा भोसले अब यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन उन्हें पहले जैसा प्यार और सम्मान यहाँ पर किसी से भी नहीं मिला, क्योंकि वो जिस तरह से कम उम्र में अपने बगावती तेवर के साथ में ये घर छोड़कर गई थी, वो सबकी नजरों में गिर गई थी। और दोबारा से जब वो इस घर में आई तो वो सबके साथ में रह तो रही थी, लेकिन उनकी नजरों में कभी नहीं उठ पाई और हमेशा उन्हें उनके द्वारा लिए गए गलत डिसीजन के बारे में ताने सुनने के लिए मिलते ही रहते। खैर, आशा भोसले ने फिर से गाना गाना शुरू कर दिए। अब इस दौरान कहा जाता है कि उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच में कहीं न कहीं एक राइवलरी चलती ही रही, जहां लता मंगेशकर तो उस समय डोमिनेंट थी ही और सारे गाने उनके पास में ही आते थे। और ऐसे में लता मंगेशकर के ऊपर कई लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि उन्होंने कभी भी अपने भाई बहन को आगे बढ़ने नहीं दिया
उन्हें हमेशा ही अपने नीचे दबा कर रखा। लेकिन जैसे तैसे आशा भोसले थोड़ी सिंगिंग में आगे बढ़ी तो उन्होंने उनके साथ में भी लड़ाई कर ली। हालांकि आमने सामने इन दोनों की ऐसी कभी कोई बहस प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुनने के लिए नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक कोल्ड वॉर इनके बीच में हमेशा चलता ही रहा। वैसे अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने ये बताया था कि उनकी आशा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो इनके बीच में कोई झगड़ा रहा ही नहीं, और अगर झगड़े रहे भी हैं तो वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर रहे हैं। खैर, एक बार लता जी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी बहन की तारीफ करते हुए 2 शब्द बोले थे कि आगे चलकर शायद कोई लता तो बन सकती है, लेकिन आशा भोसले बनना बहुत ही मुश्किल है। और उनके गानों में इतना अंतर होता था कि अगर किसी ने उनकी आवाज को ज्यादा नहीं सुना होता तो उसको ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता कि ये दोनों ही अलग अलग गाने एक ही गायिका ने गाए हैं। खैर, उन दिनों जब आशा भोसले का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था और अच्छे गाने उनके पास में नहीं आ रहे थे, ऐसे में उनकी जिंदगी में एक बड़ा उजाला बनकर आए जाने माने सिंगर ओपी नैयर साहब, जिन्होंने आशा भोसले की आवाज को, उनकी एबिलिटी को जाना, पहचाना और परखा। और उन्हें समझ में आ चुका था कि आशा भोसले में कितना टैलेंट है और कितनी ज्यादा उनकी रेंज है कि वो कितने अलग अलग तरह के गाने गा सकती हैं, चाहे हाई पिच के गाने हो या फिर लो पिच के गाने हो, सैड गाने हो या फिर रोमांटिक गाने हो। और देखते ही देखते एक समय ऐसा भी आया जब ओपी नैयर साहब ने अपने करियर में इतने गाने कंपोज किए और उनमें से ज्यादातर गाने आशा जी ने ही गाए। उन दिनों आलम यह था कि ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने अपने कंपोज किए गए गाने लता मंगेशकर से गवाए ही नहीं। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों की वजह से लता जी और आशा जी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थीं। उन दिनों ओपी नैयर और आशा भोसले हमेशा साथ में देखे जाते और एक से बढ़कर एक गाने कंपोज करते। जब भी नैयर साहब कोई भी नए गाने की धुन बनाते तो आशा भोसले तुरंत उनके सामने उस गाने के 3-4 वर्जन गाकर उन्हें सुनाती। तो ऐसे में अक्सर ये दोनों साथ में ही रहते, जहां भी जाते साथ में ही जाते। कई बार तो सुबह से लेकर शाम तक और रात कब हो जाती इन दोनों को काम करते करते पता ही नहीं चलता। खैर, जब ये दोनों घर में और स्टूडियो में और अपनी कार में एक साथ वक्त बहुत ज्यादा बिताने लगे तो इन दोनों को एक दूसरे से कहीं न कहीं प्यार भी हो गया। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि ओपी नैयर साहब पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी और 4 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना अट्रैक्शन आशा भोसले के प्रति रोक नहीं पाए और इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ने लगीं। हालांकि ओपी नैयर साहब की वाइफ को ये पता था और उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। तो वहीं दूसरी तरफ आशा भोसले एक बार धोखा खा चुकी थीं, तो उन्हें भी ऐसे में सहारे की जरूरत थी और ओपी नैयर से उन्हें सहारा मिला, जिन्होंने आशा भोसले के प्रोफेशनल करियर को तो चमका ही दिया था और उनकी पर्सनल लाइफ में भी वो खुशियां लेकर आ रहे थे। आपको बता दें कि 1958 से लेकर 1972 तक लगभग 14 साल तक ओपी नैयर और आशा भोसले के बीच में ये अफेयर चलता रहा और इसके दूसरे तीसरे दिन ही ओपी नैयर और आशा भोसले के बीच में भी एक जोरदार बहस हुई। ये साल 1972 की बात है और पता नहीं इन दोनों के बीच में कौन सी बात को लेकर इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि इसके बाद ओपी नैयर और आशा भोसले की राहें बिल्कुल जुदा हो गई और जहां ओपी नैयर अपने हर गाने आशा भोसले से गवाते थे, इसके बाद इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। आपको बता दें कि ओपी नैयर के द्वारा कंपोज किया गया और आशा भोसले के द्वारा गाया गया आखिरी गाना था चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। ये एक सैड गाना था और इस गाने को गाते टाइम पर आशा जी ने वाकई में बहुत ही सैड तरीके से इसको गाया था, क्योंकि ओपी नैयर के साथ में उनका ये आखिरी गाना रहा। ये गाना था साल 1974 में आई फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाएगा, लेकिन इस गाने को फिल्म में नहीं रखा गया था। लेकिन ये गाना आशा भोसले ने इतना अच्छा गाया था कि इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन उस समय आशा भोसले इस अवार्ड फंक्शन में नहीं थी और ओपी नैयर को ये अवार्ड लेना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि ओपी नैयर और आशा भोसले की दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ओपी नैयर ने ये अवार्ड ले तो लिया था, लेकिन इस अवार्ड को लेकर जब वो अपनी कार से अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपनी कार का कांच खोलकर इस अवार्ड को बाहर फेंक दिया था। उस समय जिस तरह से ओपी नैयर साहब ने इस अवार्ड को कार से बाहर फेंका था वो देखकर उनका ड्राइवर दंग रह गया था, क्योंकि उसने इतने गुस्से में ओपी नैयर साहब को इसके पहले कभी देखा ही नहीं था और इसके बाद ये दोनों कभी एक साथ नहीं देखे गए। आपको बता दें कि आगे चलकर 2007 में ओपी नैयर साहब की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम समय में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया था, जो देखकर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिन्होंने जिंदगी भर इतना अच्छा काम किया उनका अंतिम समय ऐसा गुजरा। खैर, उस समय आशा भोसले और ओपी नैयर के अलग हो जाने के बाद में कई लोगों ने आशा भोसले को मौका परस्त भी बोला, जहां उनके बारे में कई बार ये छापा गया कि उन्होंने केवल अपने करियर को बनाने के लिए नैयर साहब का फायदा उठाया है और जब उनका करियर बन गया तो उन्होंने ओपी नैयर को बीच में ही छोड़ दिया।
खैर कई बार ओपी नैयर साहब की उनकी पत्नी के साथ में इस बारे में बहस हुई, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी उन्हें तलाक नहीं दिया। इस वजह से कभी आशा भोसले से उनकी शादी नहीं हो पाई और धीरे धीरे जब ओपी नैयर साहब के बच्चे भी बड़े होने लगे तो अब कहीं ना कहीं उन्हें समाज का डर भी सताने लगा और उन्होंने आशा भोसले से अपने आप को अलग करने का डिसाइड किया। आपको बता दें कि ओपी नैयर साहब की जिंदगी का आखिरी समय बड़ा ही दर्दमय रहा, जब उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें मजबूरन एक किराए के घर में रहना पड़ा। खैर आशा भोसले की जिंदगी आगे बढ़ी और अब इस बार उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर आए दूसरे म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन साहब, जो बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गानों को कंपोज किया। उनके द्वारा कंपोज किए गए ज्यादातर गानों में आशा भोसले ने ही अपनी आवाज दी है। उस समय आर.डी. बर्मन इंडियन म्यूजिक में एक नए तरह का म्यूजिक लेकर आए थे और अपने गानों के लिए उन्हें आशा जी की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उनकी आवाज में बहुत वेरिएशन था। खैर 1958 से लेकर 1972 के बीच में ओपी नैयर और आशा भोसले के बीच में ये अफेयर चलता रहा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आर.डी. बर्मन यानी कि पंचमदा आशा भोसले से लगभग 6 साल छोटे थे, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में भी प्यार बढ़ने लगा था और ये दोनों भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे और किसी भी कीमत पर आर.डी. बर्मन और आशा भोसले एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हालांकि आशा भोसले के साथ में इतनी सारी चीजें पहले हो गई थी तो उनके साथ में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा करने के लिए अब प्रॉब्लम थी आर.डी. बर्मन साहब के परिवार की तरफ से, जब उनकी मां ने उन्हें साफ साफ ये बोल दिया था कि वो आशा से शादी नहीं करेंगे और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वो उनका मरा मुंह देखेंगे। इस वजह से कई सालों तक आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की शादी नहीं हो पाई, लेकिन ये दोनों अक्सर साथ में ही रहे, बिना समाज की परवाह किए हुए और बिना इस बारे में सोचे हुए कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ इतना ज्यादा पसंद आया कि इन दोनों ने दूसरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर समय बीतता गया, आगे चलकर आर.डी. बर्मन साहब की जो मां थी उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, जहां तक कि उनकी याददाश्त भी चली गई थी और वो आर.डी. बर्मन को पहचान भी नहीं पाती थी। तो जब ऐसा हो गया तो आगे चलकर आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले से शादी कर ली थी। खैर अब जाकर आशा भोसले को कहीं न कहीं असली खुशी मिल पाई थी और इन दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहा। आर.डी. बर्मन से उनकी शादी हुई थी साल 1980 में, लेकिन आगे चलकर जब 90s की शुरुआत हुई तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स आ गए और ऐसे में आर.डी. बर्मन साहब के द्वारा कंपोज किए गए गाने लोग उतने पसंद नहीं करते और धीरे धीरे आर.डी. बर्मन साहब भी गानों से बिल्कुल दूर ही होते चले गए और फाइनली साल 1994 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आर.डी. बर्मन और आशा भोसले ने बच्चे पैदा न करने की कसम खाई थी और इन दोनों ने कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन आशा भोसले के पहले पति गणपत राव भोसले से उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, जो भी इस समय तक काफी बड़े हो चुके थे और पहले तो इनके बच्चों ने भी आशा भोसले की आर.डी. बर्मन से शादी का बहुत ज्यादा विरोध किया था, लेकिन आशा भोसले ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की थी। आशा भोसले के सबसे बड़े बेटे थे हेमंत भोसले, जो वैसे तो एक पायलट थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी ये नौकरी छोड़ दी थी और सिंगिंग में उनका इंटरेस्ट था तो वो सिंगिंग करने लगे थे, लेकिन आगे चलकर कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आशा भोसले के लिए एक बहुत ही दुखद पल था। उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था वर्षा, वो कई न्यूज मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखा करती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनके ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा हमेशा प्रेशर रहा कि वो आशा भोसले की बेटी हैं। जहां आपको बताते चलें कि उनकी बेटी वर्षा की शादी भी आगे चलकर हेमंत से हो गई थी, लेकिन उनकी बेटी की शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और इनका भी डिवोर्स हो गया था और वो अपनी मां आशा भोसले के घर पर ही रहने लगी थी और वो अंदर ही अंदर इतने तनाव में थी, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि एक तो उनके पति के साथ में उनका डिवोर्स हो गया था, उनकी माँ भी उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी और कई और ऐसी बातें थीं जिनका प्रेशर उन्होंने इतना ज्यादा ले लिया कि उन्होंने एक गोली से अपने आप को खत्म कर लिया, जो एक बहुत बड़ी खबर थी और आशा भोसले के लिए तो ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात थी। ये साल 2012 की बात है जब न्यूज़पेपर्स में कई ऐसी खबरें सुनने के लिए मिली कि उनकी बेटी ने तनाव में रहने की वजह से अपने आप को खत्म कर लिया है। तो अब आशा भोसले जी का केवल एक ही बेटा बचा है जिसका नाम है आनंद भोसले और वही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। आशा भोसले को खाना बनाने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी एक रेस्टोरेंट चेन भी ओपन की थी और इस चेन के कई रेस्टोरेंट उन्होंने इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ओपन किए, जिनको उनके बेटे आनंद भोसले ही देखते हैं। लेकिन आप अगर एक चीज के ऊपर गौर करेंगे तो आशा जी की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलती ही रही हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने कभी भी गाना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर साल कोई ना कोई गाने गाए ही गाए हैं। कहा जाता है कि इतना काम करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि आशा भोसले जब भी फ्री बैठती तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी के पल याद आने लगते,
जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और वो ये चाहती कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो में ही समय बिताएं। वैसे आपको बता दें कि आगे चलकर लता मंगेशकर और आशा मंगेशकर के ऊपर कई ऐसे और आरोप भी लगाए गए कि इन्होंने दूसरी सिंगर्स को गाने का मौका नहीं दिया जो नई सिंगर्स थीं, लेकिन इन दोनों ने इनको दबा दिया। हालांकि इस बारे में आगे चलकर आशा भोसले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो हीरा होता है उसकी परख जौहरी को होती है। तो मंगेशकर बहनों ने कभी भी किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाए कि उन्हें गाने गाने के लिए दो। उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट होगा जिसकी वजह से म्यूजिक कंपोजर्स उनके पास में आते थे। और उन्होंने कहा कि कोई भी किसी का टैलेंट नहीं दबा सकता है, अगर आपके पास में टैलेंट है तो वो दिख जाता है। आपको बता दें कि आगे चलकर आशा भोसले के ऊपर कई आरोप ऐसे भी लगे कि उन्होंने जानी मानी एक्ट्रेस साधना को बहुत ज्यादा परेशान किया। साधना जो कि 60s और 70s की जानी मानी एक्ट्रेस थीं, लेकिन अब लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थीं और अपने घर में ही रहती थीं, जिनका मुंबई के खार एरिया में एक बंगला था और इस बंगले में साधना लगभग 50 सालों से रहती आ रही थीं और यहीं पर इस बंगले का बिल्डर भी रहता था। साधना जी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, उनका कोई भी बच्चा नहीं था और ऐसे में इस बिल्डर की नजर इस आलीशान प्रॉपर्टी पर थी कि कैसे भी वो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। तो साधना बहुत सीधी सादी थी और उनका कोई भी नहीं था। तो आगे चलकर इस बिल्डर ने बहुत ही मोटी रकम में इस बंगले को आशा भोसले को बेच दिया था और ये 2010 के आसपास की बात है जब आशा भोसले ने घर खाली करवाने के लिए साधना के घर पर 10 से भी ज्यादा गुंडे भेजे। इस समय तक साधना बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहती थी, लेकिन उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई। आगे चलकर इस बिल्डर को गिरफ्तार भी किया गया और ये केस कोर्ट में चलता रहा और साधना बीमार रहते हुए भी इतनी ज्यादा एज में कोर्ट के चक्कर लगाती नहीं। बाद में ये डिसाइड हुआ कि वो केवल यहाँ पर एक किराएदार हैं और घर की छत पर और गार्डन में वो नहीं जा सकती हैं। आपको बता दें कि साधना को मुंह का कैंसर हो गया था और अपने आखिरी समय तक भी वो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाती रहीं, जबकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण शांति से गुजारना चाहती थी, लेकिन आशा भोसले ने ऐसा नहीं करने दिया और लगभग 5 सालों तक साधना ने ये कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन जब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गईं तो फाइनली साल 2015 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में भी वो आशा भोसले को बद्दुआ ही देकर गई थीं। खैर, एक बूढ़ी महिला के साथ में जिसका कोई भी नहीं है, आशा भोसले को इतना निर्दयी तो नहीं होना चाहिए था। खैर, उनकी मृत्यु के बाद में ये बंगला पूरी तरह से आशा भोसले का ही हो गया था। आपको बता दें कि आशा जी के बड़े बेटे हेमंत भोसले जो एक पायलट थे, उन्होंने आगे चलकर एक मुस्लिम एयर होस्टेस से शादी कर ली थी और वो उनको अपने घर में ले आए थे, जिस शादी से आशा भोसले बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और कहा जाता है कि आगे चलकर जब उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे की मृत्यु के लगभग 10 दिन बाद ही आशा भोसले ने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया था और बेचारी बहू को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। और आगे चलकर उनकी बहू ने इस बारे में कई इंटरव्यू में भी बताया। तो ऐसे कई संगीन आरोप आशा भोसले जी के ऊपर हमेशा लगते ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक नज़र में हम उनकी ये पूरी जर्नी देखें तो आपको क्या लगता है कि वो एक बेबस, बेसहारा और लाचार थीं और उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए कई लोगों का फायदा उठाया, या फिर एक निर्दयी महिला थीं, जैसा कि हमने कई इंसिडेंट के बारे में भी आपको बताया। खैर, ये हमने आशा जी की जिंदगी का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखा और इसमें एक एक बात सच है। तो प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी हमेशा ही अच्छी चली, लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा ही खराब रही, जिसको देखने और सुनने के बाद में कई लोगों का ये कहना था कि उन्हें ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए कि पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहें। इससे अच्छे तो हम मिडिल क्लास ही ठीक हैं कि कम से कम आराम से 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से रह तो रहे हैं। वैसे ये सब जानने और सुनने के बाद में आपका आशा जी के बारे में क्या कहना है, क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो किसी भी तरह की हेट फैलाने के लिए नहीं बनाया गया है। हम भी आशा जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके गाने सुनते ही रहते हैं। बस जो भी अच्छी और बुरी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।